स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा एक रेड को कैरी आउट किया गया। रेड के दौरान में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्टरबेंस को क्रिएट। स्टूडेंट्स वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका एलिगेशन है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको टारगेट करते हुए कंसल्टेंसी जो फर्म है उसके वहाँ पे जो रेड है वो। तो स्टूडेंट्स ये जो एलिगेशंस हैं वो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ईडी के बारे में। इस एजेंसी को कब यहाँ पे सेटअप है वो किया गया था, इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये जो एजेंसी है वो आया करती है, कौन कौन से जो एक्ट हैं वो इनके डोमेन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्लियर पेज के अंदर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो नेम है वो एज एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से हुआ करता था। 1957 के समय में इस एजेंसी का जो नेम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है किया गया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपको ये जो एजेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इनके डोमेन की रिगार्डिंग में जो एक्ट है उनके बारे में रीड करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू भी इनके द्वारा जो रेड है, इनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसके थ्रू भी इनका कार्रवाई है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 2008 के समय में जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो एक्ट लाया गया उसके रिगार्डिंग में भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको एनफोर्समेंट यूनिट है उन्हीं के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस केस के अंदर में क्या डेवलपमेंट हुआ है कि वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है उनके द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया गया है जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो रेड है वो किया था। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि पुलिस एज ए सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट के अंदर में आया करता है, तो ये आपको एज ए स्टेट लिस्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। या सभी जगह जहाँ पे लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे पुलिस आपको स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जब हम दिल्ली के बारे में रीड करते हैं, दिल्ली वैसे तो हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1991 के दौरान में। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में कुछ ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में रखा गया है, वो वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट है उसके डोमेन के अंदर में नहीं है। तो उसके अंदर में एक आपको जो पुलिस है वो भी देखने के लिए मिलता है। पुलिस एज ए सब्जेक्ट जो दिल्ली का है वो यूनियन गवर्नमेंट डील किया करता है। पुलिस के अलावा स्टूडेंट जो पब्लिक ऑर्डर है, दिल्ली का जो लैंड के जो केसेज हैं वो भी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डील किया करती है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे पुलिस के बारे में जो एक्सेप्शन है दिल्ली के पर्सपेक्टिव से वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के पर्सपेक्टिव से है, ईरान के वहाँ पे आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन रेट है सेकंड हाईएस्ट नंबर्स के अंदर में है। फर्स्ट हाईएस्ट आपको जो साउथ सूडान का एरिया है, जो साउथ सूडान कंट्री है अफ्रीका के अंदर में, वहाँ पे आपको फर्स्ट हाईएस्ट नंबर के अंदर इन्फ्लेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि ईरान के अंदर में भी है। तो इसी इन्फ्लेशन रेट के अगेंस्ट में वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुए थे, जिनको 2 वीक्स का समय है वो हो चुका है। अब ईरानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उनको, प्रोटेस्टर्स हैं उनको डील किया गया है लार्जर वे के अंदर में, जो स्ट्रिंजेंट वे के थ्रू उनको डील किया गया। इंटरनेट है उसको कट कर दिया गया है, टेलीफोनिक लाइन्स हैं उनको भी कट कर दिया गया है। और यूएस ने कंटिन्यूस अपना जो वार्निंग है उसको यहाँ पे इशू किया है कि प्रोटेस्टर्स हैं वो उनकी सपोर्ट के अंदर में है। यूएस ने कहा है कि वो भी इंटरवेन कर सकते हैं ईरान के वहाँ पे, अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो हार्ड जो पनिशमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के बारे में तो 1979 से पहले आप देखिए कि वहाँ पे साका जो रूल है वो हुआ करता था। 1979 से पहले जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ में भी ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बाद में वहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिसको कि ईरानियन रिवॉल्यूशन है उसका नाम दिया गया था। 1979 के उस रिवॉल्यूशन के बाद में वहाँ पे एक सुप्रीम लीडर हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं, और सुप्रीम लीडर के द्वारा ईरान को कम्प्लीटली जो रिलीजियस लाइन है उसके ऊपर में आप देखिए कि जो चेंज किया गया, जो मॉडिफाई है वो किया गया। और उसके बाद में आपको वहाँ पे जो वुमेन्स के अगेंस्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कम्प्लीटली जो अथॉरिटी है उसका ऑल ओवर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको कंट्रोल है वो देखने के लिए मिलेगी।
अब यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर में ईरान की कुछ सिटीज़ हैं जो कि न्यूज़ के अंदर में हैं। आपको सिटीज़ के बारे में, ईरान का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। कल का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर में भी हमने ईरान का जो लोकेशन है उसके बारे में रीड किए थे। आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये ईरान है वो सिचुएटेड है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर में है। स्ट्रेटजिक इसका लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे भी इनका लार्जर वे के अंदर में कंट्रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप देखिए कि इम्पोर्टेंट ट्रेड का रूट है। काफ़ी सारा जो जो ऑयल का जो सप्लाई है इसी रूट के थ्रू आपको अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। ईरान आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। इसके सदर्न पार्ट के अंदर में भी दो वाटर बॉडीज हैं वो सिचुएटेड हैं। एक तो पर्शियन गल्फ है जो उसकी साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है जो कम्प्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आप देखिए कि इनका बंदर अब्बास नाम का एक पोर्ट सिटी है वो भी सिचुएटेड है। यहाँ पे इनका एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है बंदर अब्बास। इंडिया का भी स्टूडेंट्स एक आप देखिए कि पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर में है, इंडिया उसको ऑपरेट किया करता है। वो आपको ये जो सिस्तान बलूचिस्तान का इनका प्रोविंस है ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, यहाँ पे आप देखिए कि जो चाहबार पोर्ट है वो इंडिया का सिचुएटेड है। पोर्ट का नाम क्या है स्टूडेंट? चाहबार पोर्ट है, क्योंकि इंडिया 10 ईयर की रिगार्डिंग में इंडिया को लीज के ऊपर में दिया जाता है जिससे कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हम ट्रेड को कैरी आउट कर सकें, अफगानिस्तान को अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे सेंड कर सकें। स्टूडेंट्स ये जो बंदर अब्बास सॉरी जो सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है जहाँ पे चाहबार पोर्ट सिचुएटेड है, इसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में पाकिस्तान का भी एक पोर्ट है जिसको कि किसके नाम से जानते हैं? ग्वादर पोर्ट के नाम से। और ग्वादर पोर्ट आप देखिए कि उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाहबार पोर्ट का जो लीज है वो लिया है। ग्वादर पोर्ट के अंदर में चाइनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ था। चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको इंडिया कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है वो करता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का एरिया है, हमारा जो कश्मीर का जो रीजन है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, उस एरिया से आप देखिए कि पास करता है। तो वहाँ पे तो इंडिया के डोमेन के अंदर में आया करता है जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का एरिया है। वहाँ से चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट है उसका पास करना, इंडिया उसको डिप्लोमेटिक वे के थ्रू यहाँ पे रिजेक्ट करता है, उसके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन है उसको रेज करता है। ईरान के बारे में जब भी आप रीड करो तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे एक लेक है वो सिचुएटेड है जिसको कि लेक उर्मिया के नाम से जानते हैं। सोल्टी ये लेक है जो ईरान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो आपको इस तरीके से लेक्स के बारे में भी जानकारी है वो होना चाहिए। नाइबर कंट्रीज ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है कि इसके जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको एटलास के थ्रू देखना है, आपको अपने मैपिंग के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखें कि बीएनपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जो चेयरपर्सन है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बीएनपी जो पॉलिटिकल पार्टी है खालिदा जिया का है जो कि फर्स्ट वुमेन वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने पावर है उसको कैप्चर किया था। रिसेंटली आप देखिए कि जो खालिदा जिया हैं उनका डेथ हुआ है, खालिदा जिया का डेथ हुआ है तो उसके बाद में उनके जो सन है तारिक रहमान, उनको एज ए यहाँ पे चेयरपर्सन के रूप से अपॉइंट किया गया है इस पार्टी के अंदर में। स्टूडेंट जो खालिदा जिया हैं आवामी लीग का जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो प्रेजेंट समय के अंदर इंडिया में हैं, शेख हसीना। तो इनका जो बैटल हुआ करता था पॉलिटिकल जो राइवलरी था जिसको कि आप देखिए कि राइवलरी ऑफ बेगम्स के नाम से भी जानते थे बांग्लादेश के अंदर में। अर्लियर फेज के अंदर में खालिदा जिया हैं वो पावर को कैप्चर करते हैं, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था उस दौरान में। और उस दौरान में आप देखिए कि जो खालिदा जिया का पार्टी है जो शेख हसीना का पार्टी है दोनों एक साथ ज्वाइन करते हुए एक मूवमेंट को क्रिएट करते हैं। जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके अगेंस्ट में इनका मूवमेंट था 90s के समय में। बाद में पॉलिटिकल पावर के लिए इनके जो जो रास्ते हैं वो अलग होते हैं, अलग अलग पार्टीज के थ्रू अपना इलेक्शन है उसको ये कंटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे बांग्लादेश को जो प्रेजेंट समय में ज़रूरत है वो क्या है? ज़रूरत ये है कि बांग्लादेश में जो कयोस का सिचुएशन है उसको डील करने के लिए एक लीडर का रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से खालिदा जिया के द्वारा डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, अब यहाँ पे लीडर का इस तरीके से रिक्वायरमेंट है कि जो स्ट्रीट्स के अंदर में मोब का जो रूल है उस रूल को आप देखिए कि वहाँ पे सब्जुगेट किया जाए।
जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो, माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को यहाँ पे इंश्योर किया जाए और उनके अगेंस्ट में जो वायलेंस है उसका भी रिडक्शन हो। तो इस तरीके से एक लीडर का रिक्वायरमेंट है जो कि इंक्लूसिव बांग्लादेश, इंक्लूसिव सोसाइटी उसको इस्टेब्लिश है वो कर सके। अभी वहाँ पे जो प्रेजेंट समय के अंदर इंटरिम लीडर हैं वो कम्प्लीटली उनका फेलियर हुआ है। जब से वो आप देखिए कि इंटरिम लीडर पावर के अंदर में आए हैं, उनके द्वारा किसी भी तरीके से जो सोसाइटी के अंदर में जो डिवाइड था उसको रिड्यूस करने का कोशिश है वो नहीं किया गया उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज है वो है हमारे सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनकी पुण्यतिथि के बारे में। आप देखिए कि 1965 का जो वॉर है जो पाकिस्तान के साथ में हमारा होता है, जिसके अंदर में हमने हाजी पीर का जो एरिया है उसको कैप्चर किया था। हाजी पीर के एरिया के अलावा आप देखिए और भी काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जिनको इंडियन फोर्सेज ने उस दौरान में कैप्चर है वो कर लिया था। स्टूडेंट्स फिर उसके बाद में सीज फायर होती है जो डिस्कशन के रिगार्डिंग में ताशकंद के लिए जाते हैं हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और उन्हीं पे वहाँ पे ही उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। तो अब इनका जो पुण्यतिथि है उसके रिगार्डिंग में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं जिनका कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में भी, और फ्रीडम मूवमेंट के बाद में आप देखिए कि कंट्री का जो सर्वाइवल है वो कैसे हो सके, जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको हम कैसे अचीव कर सकें, स्पेशली जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उनके बारे में हम रीड करते हैं। ये काफ़ी फेमस इनका स्लोगन है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान दैट मीन्स कि हमारा जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनका आप देखिए कि उनको ये प्रेज करते हैं। सेकंड इनका जो प्रेज है वो यहाँ पे है कि हमारे जो फार्मर्स हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंसी हैं फूड ग्रेन्स के रिगार्डिंग में उसको अचीव करवाएंगे, उसके रिगार्डिंग में इनका ये प्रेज था। और ये कनेक्शन को भी शो करता है, मैक्सिमम आपको जो सोल्जर्स हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं से रिलेटेड जो पर्सन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो अब देखिए कि जो मिलिट्री फोर्स हैं जो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनका किस तरीके से कनेक्टिविटी है उसको भी ये शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में काफ़ी सारे जो फेजेज हैं उनमें इनका पार्टिसिपेशन है वो रहा था। एक सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है, एक सोसाइटी का नाम है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, जो कि किसके द्वारा सेटअप किया गया था, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है वो सेटअप किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। और इस सोसाइटी के थ्रू इनका पार्टिसिपेशन है वो रहा था फ्रीडम मूवमेंट के समय में। तो स्टूडेंट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में ही इन्होंने जो काफ़ी सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके पोस्ट के ऊपर में रहे थे। एक इनका जो एग्जाम्पल है वो आप अपने एथिक्स के पेपर के अंदर में इंक्लूड कर सकते हो कि कैसे इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेबिलिटी है उसको शो किया था। 1956 के समय में ये रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उस दौरान में आप देखिए कि एक रेल का जो एक्सीडेंट है वो होता है, रेल का एक्सीडेंट है वो होता है महबूब नगर के वहाँ पे। तो रेलवे मिनिस्टर होते हुए इन्होंने जो रिजाइन है वो किया था, अपना जो अकाउंटेबिलिटी है उसको शो करते हुए कि अगर वो मिनिस्ट्री के पोस्ट के ऊपर में है, कोई भी वहाँ पे जो इंसिडेंट होता है तो ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंसिडेंट है वो क्यों यहाँ पे हुआ है। बाद में ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के रूप से इनका जो सर्व है वो रहा 1964 से लेकर 66 के समय में। तो स्टूडेंट जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का जब डेथ हुआ था तो उसके बाद में एक जो सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर उस समय के लिए जो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर के रूप से जो पावर को टेक ओवर किए थे वो आप देखिए कि गुलजारी लाल नंदा हैं। गुलजारी लाल नंदा नाम के वो पॉलिटिकल लीडर हैं। तो जब हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर का भी डेथ होता है तो उसके बाद में जो इंटरिम लीडर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि गुलजारी लाल नंदा साहब के द्वारा फिर से कुछ समय के लिए जो टेम्परेरी जो पीएम है, एक्टिंग पीएम है, उसके रूप से वो वहाँ पे रहे थे। तो गुलजारी लाल नंदा वो पर्सन है जिन्होंने 2 टाइम्स एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको यहाँ पे सर्व है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं सोमनाथ के विजिट के लिए गए हैं। सोमनाथ आप देखिए कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंगा है, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं जिसके अंदर में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंगा है जो कि गुजरात के वहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट जो सोमनाथ है, सोमनाथ के ऊपर में आप देखिए कि अटैक होता है, महमूद गजनी है उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था 1026 के समय में। और प्रेजेंट समय में जो टाइम पीरियड है वो आप देखिए कि 2026 से 2026 है। तो ये जो 1000 ईयर्स का जो जर्नी है, 1000 ईयर्स का जो जर्नी है जिसको कि आप देखिए कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप से सेलिब्रेट है वो किया गया है।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप से इसको सेलिब्रेट किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद में इस टेम्पल का जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया, जिसके अंदर में हमारे जो वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, वल्लभ भाई पटेल और आप देखिए उनके उनके साथ में जो के एम मुंशी हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है उसकी रिगार्डिंग में। के एम मुंशी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा। 1951 के समय में यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठान का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है और टेम्पल फिर से रीओपन है वो कर दिया। टेम्पल के अगर हम मेन आर्किटेक्चर्स के बारे में रीड करें तो इसके अंदर गर्भगृह है जो कि सेंक्टम सेंक्टोरम के रूप से सेटअप है, सभा मंडप है, असेंबली हॉल भी वहाँ पे सिचुएटेड है। असेंबली हॉल के अलावा आपको नृत्य मंडप है, जो डांस हॉल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो सिकर है, सिकर का यहाँ पे प्रेजेंस है। सिकर का प्रेजेंस है तो स्टूडेंट्स ये क्या शो करता है कि ये नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप सदन के जो जब टेम्पल्स को आप रीड करते हो तो वहाँ पे आपको विमाना है उसका प्रेजेंस मिलता है। द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में आपको विमानाज है उसका प्रेजेंस है। सिकर जो है वो कहाँ पे हुआ करता है, नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के वहाँ पे, जहाँ पे आप देखिए कि कलश है उसको भी सेटअप है वो किया गया है। फ्लैग का जो पोल है, जो फ्लैग को हिंदी में ध्वज के नाम से जानते हैं, ध्वज डंडा, दैट मीन्स कि फ्लैग पोल है, उसका भी यहाँ पे प्रेजेंस है, जो शो करता है कि कैसे ये टेम्पल है वो एक सर्वाइवल सिचुएशन के अंदर में इस्टेब्लिश है वहाँ पे। ये नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तेलंगाना की पर्सपेक्टिव से है। तेलंगाना के वहाँ पे आप देखें कि वहाँ का जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा एक ऑर्डर है उसको इश्यू किया गया। एक सिरप है जो कि चिल्ड्रंस के द्वारा यूज किया जाता है, जिसके अंदर इथाइलिन जो ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप से यूज हुआ करता है सिरप्स के अंदर में। बट इसके आप देखिए कि कुछ डाटाज हैं कि 0.10% उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो प्रेजेंस है वो लार्जर नंबर के अंदर रहा है, तो इस सिरप को यहाँ पे होल्ड किया गया इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा। जब आप देखिए कि अक्टूबर के समय में जब कप सिरप के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए थे, तो उस समय भी जो तेलंगाना का जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने सभी जो सैंपल्स है उसके टेस्टिंग के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर्स हैं उनको इश्यू किए थे। डिजिटल रजिस्ट्रेशन है उसको भी मैंडेटरी है वो किया गया था अक्टूबर के समय के दौरान में। अब आपको यहाँ पे क्या बेसिक जानकारी होना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आप देखिए कि डाई इथाइलिन जो ग्लाइकोल है जिसको कि यूज किया जाता है सिरप्स के अंदर में एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप से इनका यूज है वो हुआ करता है। वैसे तो बेसिकली आप देखिए कि इंडस्ट्रियल सोलवेंट है, इंडस्ट्रीज के अंदर में इनका यूज हुआ करता है। कुछ यहाँ पे रेशियो है कि 0.10% से भी कम यहाँ पे इसका यूज होना चाहिए। लार्जर नंबर्स के अंदर में अगर यूज होता है तो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि कप सिरप को कंज्यूम करने की वजह से जो चिल्ड्रंस का डेथ हुआ था, जिसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, वहाँ पे जो केसेज अक्टूबर मंथ के समय में आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्पल्स के बारे में मेंशन किया गया है कि हमारी कंट्री के अंदर में जो एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है और कुछ पार्ट उत्तराखंड का है, जहाँ पे लार्जर वे के अंदर में हुआ करता है। अब स्टूडेंट्स, अक्टूबर मंथ के बाद से, अक्टूबर मंथ से लेकर प्रेजेंट समय तक जो कंटिन्यूस जो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वेदर का जो कंडीशन है वो ड्राई रही है। आपको यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है। इसकी वजह से जो एप्पल के जो फार्मर्स हैं उनकी कंसर्न है, अगर कंटिन्यूस यहाँ पे लैक ऑफ स्नो का प्रेजेंस रहेगा तो आप देखिए कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि हमारा जो कंट्री के अंदर में जो एप्पल का जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, 49% ऑफ लैंड को ये कवर करता है। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, 85% ऑफ जो प्रोडक्शन है वो भी आपको इसी स्टेट से देखने के लिए मिलेगा एप्पल का। हिमाचल में कहाँ कहाँ पे एप्पल का प्रोड्यूस हुआ करता है, शिमला के अंदर में है, कुल्लू का जो एरिया है, किन्नौर का एरिया है और आप देखिए कि मंडी का एरिया है। ये लार्जर एरियाज हैं जहाँ पे लार्जर वे के अंदर में इसका प्रोडक्शन है वो होता है। जब भी हमारा कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करता है किसी कंट्री के साथ में, जैसे कि आप देखिए कि न्यूजीलैंड के साथ में हमने अभी रिसेंटली कंक्लूड किया है, यूएस के साथ में भी जो हमारा यहाँ पे जो कंक्लूड होगा, जो डिस्कशन था, तो उस दौरान में जो एप्पल फार्मर्स हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स को रेज किया था कि उनकी जो राइट्स है, उनका जो यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट है या जो इनकम है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए।
अगर बाहर के कंट्रीज से जो एप्पल है वो लेस अमाउंट के अंदर में आएगा तो इनका जो इनकम है या मिनिमम सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है, इस एक्ट के अंडर में आप देखिए कि जो जो कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया कि जो एडोलसेंट यहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनके जो रिलेशंस हैं उसको यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके रिगार्डिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसीडर करे, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ओपिनियन है एक जजमेंट के अंदर में। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, अभी तक आप देखिए कि जो प्रेजेंट एक्ट के रूप से इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स आदित्य L1 मिशन के बारे में है, जो कि आप देखिए कि सन के ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में है कि कैसे जो सोलार स्टॉर्म्स हैं वो हमारे अर्थ के मैग्नेट को इम्पैक्ट करते हैं। अभी आप देखिए कि जो आदित्य L1 मिशन है उसके 2 इयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, 2 इयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं जब जब से इसको सेंड किया गया है। और इसकी डाटाज को पब्लिक डोमेन के अंदर में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसकी रिगार्डिंग में रखने के लिए भी इसरो का एक यहाँ पे प्रपोजल है, जिससे कि इसको क्वालिटी वे के थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग है एनालिसिस है वो किया जा सके। L1 पॉइंट के ऊपर में आदित्य को इस वजह से वहाँ पे प्लेस किया गया जिससे कि किसी भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि जो सोलार एक्लिप्स हैं या कोई अदर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है वो रहे। L1 पॉइंट जो हमारा जो अर्थ और सन के बिटवीन में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें L1 पॉइंट है, वहाँ पे इसको इस वजह से प्लेस किया गया था कि कंटिन्यूअस जो ऑब्जर्वेशन रहे सन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि हमारा जो गवर्नमेंट है उनका एक इनिशिएटिव है कि कैसे यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स हैं उनको फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाए। फैसिलिटी डेट मीन्स कि उनको जो मेडिकल सपोर्ट है वो अर्लियर आवर्स के अंदर में मिले, जो 60 मिनट का जो समय हुआ करता है जिसको कि गोल्डन आवर के रूप से बताया करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि उनको यहाँ पे जो ट्रीटमेंट के अलावा जो पर्सन उनको हॉस्पिटल के लिए पहुँचाए उनको भी आप देखिए कि सपोर्ट देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उनका इनिशिएटिव है। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लार्जर वे के अंदर में रोड एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए, उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स के जो डेथ है उनको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में जो जो यहाँ पे ड्राइव है उसको कैरी आउट किया जाएगा। जैसे अगर आप देखिए कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अगर रोड का डिजाइन है उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप देखिए कि यहाँ पे रोड का डिजाइन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। हॉस्पिटल्स अगर नियर बाई एरियाज के अंदर में नहीं सिचुएटेड हैं तो हॉस्पिटल्स का सेटअप के रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है वो रहेगा। तो जिस भी तरीके से यहाँ पे जो 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 ऑप्शंस है वो हो सकते हैं जिससे कि उनको रिड्यूस किया जा सके, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए। वैसे भी हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 से पहले हमें जो रोड एक्सीडेंट्स का जो डेथ है जो कि 1.73 लाख के आसपास एनुअल बेसिस में इंडिया में हुआ करती हैं, उनको 50% रिड्यूस करना है। 50% हमें रिड्यूस करना है। किस कन्वेंशन के थ्रू ये डिसीजन लिया गया था? ब्रेसिलिया कन्वेंशन है। ब्रेसिलिया कन्वेंशन जब साइन हुआ था तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि रोड एक्सीडेंट्स की जो डेथ है उनको 50% यहाँ पे रिड्यूस करना है 2030 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे रशियन ऑयल के बारे में है कि हम प्रेजेंट समय में रसिया के साथ में ऑयल का जो परचेज है वो किया करते हैं। रसिया के साथ में हमें ऑयल है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर मिला करता है। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो सैंक्शन है उसको उसको देखते हुए यूएस के लिए अगर लार्जर वे के अंदर में शिफ्ट होते हैं तो ये इकोनॉमी को लार्जर वे के अंदर इम्पैक्ट है वो नहीं करेगा, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट है, ग्लोबल जो ऑयल का जो मार्केट है उसके अंदर जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है, जो अपराइजिंग सिचुएशन में नहीं है। तो डिक्लाइनिंग सिचुएशन में होने की वजह से यहाँ पे लार्जर इकोनॉमी के इम्पैक्ट है, जो फाइनेंशियली इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। यूएस ने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल रखा है कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज करने वाले कंट्रीज हैं उनके ऊपर में 500% का जो टैरिफ है वो इम्पोज किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। इंडिया ने ऑयल का जो परचेज है वो तो रिड्यूस किया था रसिया के साथ में, बट नवंबर के मंथ के समय फिर से उसमें नंबर्स है वो इंक्रीजिंग वे में देखने के लिए मिले। और अगर हम रसिया और यूएस दोनों कंट्रीज के साथ में ऑयल परचेज के बारे में रीड करें तो अराउंड 48 से लेकर 49% का हमारा जो टोटल ऑयल परचेज है इन बोथ कंट्रीज से हुआ करता है। यूएस के साथ में भी हमने परचेज को इंक्रीज किया है लास्ट 1 ईयर के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे गए थे तो उस दौरान में उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन किया है
कि कैसे यहाँ पे जो ब्रसेल्स है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो सिचुएटेड है। जो आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि यूरोपियन यूनियन लेके आने वाला है, जिससे कार्बन का अगर मोर एमिशन होता है किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में, उनके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस वो रहेगा। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको हम यहाँ पे आप देखिए कि सब्जुगेट करते हुए हम यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अगर साइन करते हैं तो बेटर हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हो सकता है, बेटर हमारा जो ट्रेड है वो कैरी आउट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एरोसोल्स के बारे में है, आप देखिए एरोसोल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता है फोग, अगर जो विंटर के समय जो फोग हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में। वैसे भी हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में फोग होने के बिहाइंड में क्या रीजन है, मॉइस्चर के बारे में अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लार्जर वे के थ्रू, रिवर्स का प्रेजेंस होना, काफ़ी बार आपको वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो बारिश है उसकी वजह से भी आपको मॉइस्चर का जो मॉइस्चर का जो प्रेजेंस है वो मिलेगा। सेकेंड आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का एक्टिविटीज लार्जर वे के अंदर में होना, एयर पोल्यूशन है उसका प्रेजेंस होना, तो एरोसोल्स है उनका प्रेजेंस होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में फोक कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से विंटर सीजन के दौरान। अब यहाँ पे लॉबी के बारे में बताया गया है कि लॉबी का जो कंडीशन है वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं डिप्लोमेसी के अंदर में, क्या इनका यूज किया जाता है। जो रिसेंटली यूएस के द्वारा बताया गया कि इंडियन एम्बेसी ने जो लॉबी के रिगार्डिंग में जो फर्म्स हैं उनका यूज किया। तो 1949 के समय से जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लॉबीज हैं, लॉबिंग के रिगार्डिंग में जो कंपनीज हैं उनको हायर किया जाता है जो एम्बेसीज हैं उनके द्वारा। पाकिस्तान भी आप देखिए कि ऐसे हायर किया करता है यूएस के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आप देखिए कि यूएपीए एक्ट के अंडर में दो जो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया था, और बेसिकली आप देखिए कि उनको जो बेल है वो डिनाई किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। हेरार्ची ऑफ पार्टिसिपेशन है, उसको एक रीजन बताया गया था कि उस दिल्ली राइट्स के अंदर में हेरार्ची ऑफ पार्टिसिपेशन को कंसिडर करते हुए कुछ अदर पर्सन है उनको तो बेल ग्रांट किया गया, बट इन इन दो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको यहाँ पे बेल है वो ग्रांट नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएनएफ ट्रिपल सी से, यूएनएफ ट्रिपल सी, और आप देखिए कि जो आईपीसीसी है उससे यूएस का जो विड्रोवल है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट लार्जर वे के अंदर में फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, या जो कंट्री जिन्होंने आप देखिए कि पोल्यूट किया है ग्लोबल इन्वायरमेंट को, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे विड्रोवल यहाँ पे हुआ है। मल्टीलेटरल कंट्रीज को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने का जरूरत है। क्लाइमेट आप देखिए कि किसी वन कंट्री का इश्यू नहीं है, एक कम्प्लीटली ग्लोबल इश्यू है, सभी कंट्रीज का इसमें पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी पोल्यूट किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू, उनका आप देखिए कि लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी जो ट्रीटी है उसके एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से जो एग्जिट है वो इफेक्ट तो करेगा, बट आप देखिए कि लार्जर इफेक्ट है वो फंड के परस्पेक्टिव से रहेगा। फंड के पर्सपेक्टिव से रहेगा, जो स्मॉलर आइलैंड कंट्री हैं जिनको मोर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए, मोर फंड होना चाहिए, उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स इजराइल के जो लीडर हैं उनके बारे में मेंशन है। इजराइल जो कि यूएस के ऊपर में एड के रिगार्डिंग में डिपेंड करता है, स्पेशली जो मिलिट्री एड के पर्सपेक्टिव से 2016 के समय एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। अब यहाँ पे बताया गया है कि जल्द ही इजराइल है वो सेल्फ रिलायंस उसको कैरी आउट करेगा, यूएस का जो एड है उसके ऊपर में डिपेंड है वो नहीं रहेगा। जापान का जो वुमेन पॉलिटिकल लीडर हैं, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं जापान का, उनका आप देखिए कि अब आने वाले समय में जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेशन रहेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट जो लैटिन अमेरिका का एक ट्रेड ब्लॉक है जिसको कि हम मर्कोसुर के नाम से जाना करते हैं, तो उसके साथ में एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया है। अगर हम लैटिन अमेरिका के इस ट्रेड ब्लॉक के बारे में रीड करें, जो मर्कोसुर है इसमें कौन कौन से कंट्री इसके मेंबर हुआ करते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि आपको अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना फर्स्ट आपको अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के अलावा स्टूडेंट्स इसमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, उरुग्वे है, पैराग्वे और उरुग्वे तो बोथ कंट्रीज हैं, पैराग्वे उरुग्वे नाम का जो कंट्री है, ये फोर कंट्रीज इस मर्कासुर नाम का जो ट्रेड ब्लॉक है उसका यहाँ पे पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस के अंदर में शूटिंग के बारे में है जो एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रीनलैंड के पर्सपेक्टिव से ग्रीनलैंड के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यूएस का ये प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया है कि वो यहाँ पे
अमेरिका का जो पार्ट है वो नहीं बनना चाहते हैं। और वेनेजुएला के बारे में यूएस के जो लीडर्स हैं उनका डिस्कशन है कि वेनेजुएला के वहाँ पे आने वाले समय के अंदर में ऑयल की रिगार्डिंग में जो किस तरीके से जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। यहाँ पे $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी कहा गया है। वहाँ का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उन्होंने यूएस के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टार्ट करने के लिए कहा गया। फिर आप देखिए कि अलेप्पो का जो एरिया है जहाँ पे सीरियन आर्मी है जो कंटिन्यूअस फाइट को कैरी आउट किया गया था कुर्दिश पर्सन्स के साथ में, अब वहाँ पे पीस के बारे में बताया गया, बट कुर्दिश जो पर्सन है उनका डिनाई है कि फाइटिंग स्टिल वहाँ पे एग्जिस्टिंग फेज में है। और कैरेबियन सी के एरिया के अंदर में फिर से वेनेजुएला से जाने वाला एक ऑयल टैंकर है जिसको कि यूएस अथॉरिटीज ने सीज किया है। वहाँ पे वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको कम्प्लीटली क्वारंटाइन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, खार्किव का जो एरिया है रसिया के अंदर में, आप देखिए कि ये जो खार्किव का एरिया है, सॉरी यूक्रेन के अंदर में खार्किव का एरिया है, इसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में रसिया का जो रीजन है वहाँ पे यूक्रेन ने एक मिसाइल अटैक किया है जिसके अंदर में वहाँ पे जो अब देखिए कि इस तरीके से इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, इलेक्ट्रिसिटी है उसका लॉस्ट हुआ है कम्प्लीटली, वो डार्क सिचुएशन में है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, संडे का ही न्यूज़पेपर है, तो आप देखिए कि एक फोटो को शो किया जाता है जिसके अंदर में राजस्थान में जो कठपुतली का जो प्रैक्टिस हुआ करता है, कठपुतली आप देखिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग पपेट्री का ये पार्ट है। स्ट्रिंग पपेट्री का ये पार्ट है जिसके अंदर में वहाँ पे कट कट मीन्स आप देखिए कि वुडन जो ब्लॉक होता है उसका यूज होता है। और पुतली मीन्स की जो डोल है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। पुतली का मतलब होता है डोल और कट का मतलब होता है वुडन। तो वुडन का जो डोल है जिसको यहाँ पे यूज करते हुए स्ट्रिंग के साथ में आप देखिए कि इसको ज्वाइन करते हुए स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट है वो। तो स्ट्रिंग पपेट्री का ये एग्जाम्पल है कठपुतली जो कि राजस्थान के अंदर में है। कुछ आपको स्ट्रिंग पपेट्री के जो अदर एग्जाम्पल्स के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि उड़ीसा के वहाँ पे कुंदई नाम का एक पपेट्री हुआ करता है, उड़ीसा के वहाँ पे कुंदई है। गोमबयत्ता नाम का एक प्रैक्टिस है जो कि आपको कर्नाटका के वहाँ पे मिलेगा, बोम्बयत्ता है जो कि कर्नाटका के वहाँ पे है। और बोम लतम नाम से एक जो स्ट्रिंग पपेट्री का प्रैक्टिस है जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे हुआ करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए अदर टाइप ऑफ जो स्ट्रिंग पपेट्रीज हैं। और भी काफ़ी सारी पपेट्री हुआ करती हैं जैसे कि आप देखिए कि शैडो पपेट्री हुआ करती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।